हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूं कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूं नया वीडियो जो एफडीए की जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग है। तो इस वीडियो में हम जो है केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल पैरामीटर इन मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ऑप्शन है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पार्टिकल साइज एंड ऑल ऑफ अबव। तो देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग होती है फार्मास्यूटिकल्स की, तो उसके लिए कौन कौन से जो है इसमें से क्रिटिकल पैरामीटर्स है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जीएमपी, दैट इज द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइन। तो जीएमपी गाइडलाइन के प्राइमरी फंक्शंस में क्या आता है। ऑप्शन है टू इंश्योर द प्रोडक्ट सेफ्टी, सेकेंड है टू इंश्योर द प्रोडक्ट इफिकेसी, टू इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी। ये जो है प्राइमरी पर्पस है हमारे जीएमपी गाइडलाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल टेक्निक इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट इम्प्यूरिटी इन द फार्मास्यूटिकल्स। अगर हमारे फार्मास्यूटिकल्स में इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है तो कौन सी एनालिटिकल टेक्निक हम कॉमनली यूज करते हैं उनके डिटेक्शन के लिए। ऑप्शन है एचपीएलसी, जिसे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। सेकेंड है जीसी यानी गैस क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद में है एमएस, दैट इज द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो ऑल ऑफ अबव है, ये तीनों की तीनों टेक्निक जो है हम डिटेक्ट इम्प्यूरिटी डिटेक्शन के लिए फार्मास्यूटिकल्स में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द टर्म फॉर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी अलाउ इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ये डेफिनेशन किस चीज की है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी अलाउड इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी होता है स्पेसिफिकेशन लिमिट। तो ये जो डेफिनेशन है स्पेसिफिकेशन लिमिट की है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी दैट कैन अराइज ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो इनमें से कौन सा टाइप जो है इम्प्यू फार्मास्यूटिकल्स के सिंथेसिस में जो है वो इम्प्यूरिटी आती है। ऑप्शन है ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, सेकेंड है और इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, उसके बाद में है रेसिडुअल सॉल्वेंट एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ अबव। तो ये तीनों टाइप की इम्प्यूरिटी है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सिंथेसिस में आती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग अ रिस्क असेसमेंट इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हजार्ड, सेकेंड है टू इवेल्युएट द सिवियरिटी ऑफ पोटेंशियल हजार्ड्स, उसके बाद में है टू डिटरमाइन द लाइकलीहुड ऑफ पोटेंशियल हजार्ड्स, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो ये चार तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है रिस्क असेसमेंट में आते हैं, यानी पर्पज में आते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में क्रिटिकल एस्पेक्ट्स इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है मटेरियल कंपेटिबिलिटी, बी है स्टेरिलिटी, सी है इंटीग्रिटी एंड डी है ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ अबव, यानी ये तीनों के तीनों जो है क्रिटिकल एस्पेक्ट्स में आता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the term for process of verifying the identity of pharmaceutical ingredient? तो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के आइडेंटिटी के वेरिफिकेशन के लिए हम कौन सी प्रोसेस करते हैं, तो उसे बोला जाता है ऑथेंटिकेशन। जो हम प्रोसेस करते हैं उसे ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटी दैट कैन अराइज ड्यूरिंग द स्टोरेज। जो स्टोरेज के टाइम में फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटी जो होती है तो वो कौन से टाइप की होती है। तो ऑप्शन है डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, बी है कंटामिनेंट, सी है रेसिडुअल सॉल्वेंट एंड डी है ऑल ऑफ अबव। तो ये तीनों टाइप के जो है इम्प्यूरिटी ऑकर होती है ड्यूरिंग द स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग अ स्टेबिलिटी स्टडी इन फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट।
तो इनमें से कौन से पर्पस से जो है हम परफॉर्म करते हैं स्टेबिलिटी स्टडी फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में? ऑप्शन है टू इवेल्युएट द सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, सेकेंड है टू इवेल्युएट द इफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उसके बाद में है टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ओवर द टाइम, एंड डी ऑप्शन है टू इवेल्युएट द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो हमारा आंसर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ओवर द टाइम। तो ये हो गए क्वेश्चन केमिस्ट्री के। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बायोकेमिस्ट्री। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री के भी यहाँ क्वेश्चंस हमने दिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बायोकेमिस्ट्री का, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसका प्राइमरी फंक्शंस क्या है, ये यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, सेकेंड है टू रिप्लिकेट डीएनए, उसके बाद में टू ट्रांसक्रिप्ट द आरएनए, एंड डी है टू रिपेयर द डैमेज डीएनए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू रेप्लिकेट द डीएनए जो है डीएनए पॉलीमरेज का प्राइमरी फंक्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following biomolecules is responsible for storing genetic information? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कौन सा बायोमोलिक्यूल्स होता है? ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा आंसर जो है वो है डीएनए। डीएनए क्या है, तो बायोमोलिक्यूल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस? ऑप्शन है डिफरेंशिएशन, बी है माइटोसिस, सी है मियोसिस एंड डी है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस यानी होता है सेल की डेथ होना। तो यहाँ आपको द प्रोसेस बाय विच सेल बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक किस चीज की डेफिनेशन है ये पूछा गया है। तो ये डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग enzyme is responsible for catalyzing the reaction that converts the glucose to pyruvate। तो इनमें से कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज का कन्वर्ट करने के लिए पायरुवेट में? ऑप्शन है हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज एंड द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द पायरुवेट काइनेज जो है वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिएक्शन ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू पायरुवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन सेलुलर रेस्पिरेशन? जो ईटीसी साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसे बोला जाता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में उसका प्राइमरी फंक्शंस क्या है? ऑप्शन देखिए, टू जनरेट द एटीपी फ्रॉम एनएडीएच एंड एफएडीएच2, सेकेंड है टू जनरेट द एनएडीएच एंड एफएडीएच2 फ्रॉम ग्लूकोज, सी है टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू द साइटोसॉल, एंड डी ऑप्शन है टू रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू जनरेट द एटीपी फ्रॉम एनएडीएच एंड एफएडीएच2। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हमारी साइकिल है सेलुलर रेस्पिरेशन में, उसका रोल है वो जनरेट करती है एटीपी एनएडीएच और एफएडीएच2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल? तो कोलेस्टेरॉल के सिंथेसिस के लिए कौन सा बायोकेमिकल पाथवे जो है होता है? ऑप्शन है साइट्रिक एसिड साइकिल, बी है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, सी है फैटी एसिड सिंथेसिस एंड डी है मेवालोनेट पाथवे। तो कोलेस्टेरॉल का सिंथेसिस के लिए जो पाथवे होता है वो होता है मेवालोनेट पाथवे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच सेल रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरमेंट? तो ये जो है कौन से रेगुलेशन की डेफिनेशन है? ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसलेशनल, पोस्ट ट्रांसलेशनल एंड द इपिजेनिक। तो आपका आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। क्या होता है, तो ये प्रोसेस है जो सेल को रेगुलेट करती है एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम? तो इनमें से कौन सा एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम की एक्टिविटी रेगुलेट करने के लिए? ऑप्शन देखिए, एटीपी, एनएडीएच,
FADH2 एंड दी एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स। तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी रेगुलेट करने के लिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ यूरिया साइकिल इन द लीवर। तो लीवर में जो यूरिया साइकिल होती है तो उसका प्राइमरी फंक्शंस क्या है। ऑप्शन है टू सिंथेसाइज द ग्लूकोज फ्रॉम अमाइनो एसिड, बी है टू सिंथेसाइज द अमाइनो एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, सी है टू रिमूव द एक्सेस ऑफ अमोनिया फ्रॉम बॉडी, एंड डी है टू रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो जो यूरिया साइकिल है उसका फंक्शन है वो एक्सेस ऑफ अमोनिया बॉडी के बाहर में रिमूव करती है। उसके बाद में 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के डिग्रेडेशन के लिए कौन सा पाथवे रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन है बीटा ऑक्सीडेशन, उसके बाद में है अल्फा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन एंड दी फैटी एसिड सिंथेसिस। तो हमारा आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द बीटा ऑक्सीडेशन जो पाथवे होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द फैटी एसिड। तो ये हो गए बायोकेमिस्ट्री के टॉप मोस्ट 10 एमसीक्यू। उसके बाद में हम सब्जेक्ट ले रहे हैं दैट इज द बायोलॉजी। तो देखिए इनमें से पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो बायोलॉजी में जो हम सेल चैप्टर पढ़ते हैं तो उनमें से जो है ये क्वेश्चन है। जैसे कि उसमें सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोसॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, इस तरह के कंपोनेंट होती है। तो यहाँ पर आपको प्राइमरी फंक्शंस पूछा गया है सेल मेम्ब्रेन का। तो देखिए ऑप्शन, टू कंट्रोल द सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, बी है टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, सी है टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, एंड डी है टू प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन का फर्स्ट रोल क्या है, तो वो रेगुलेट करता है इन एंड आउट मटेरियल, यानी सेल के अंदर कौन सा मटेरियल परमिएबल करना है या बाहर कौन सा जाने देना है, ये रोल होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन है बी सेल, टी सेल, माइक्रोफेजेस एंड द न्यूट्रोफिल्स। तो जो बी सेल्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द बी सेल्स। उसके बाद में देखिए क्वेश्चंस, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर है डिफरेंशिएशन। हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है पहले ही। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए बायोमोलिक्यूल्स होता है हमारा डीएनए, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी फंक्शंस जो है यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, बी है टू स्टोरेज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सी है टू प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर द सेल, एंड डी है टू रेगुलेट द सेल ग्रोथ एंड द डिवीजन। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर द सेल। सेल के लिए एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। हार्मोन प्रोडक्शन के लिए कौन से सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन है एंडोक्राइन सेल, एक्सोक्राइन सेल, इपिथेलियल सेल एंड द कनेक्टिव टिश्यू सेल। तो एंडोक्राइन सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द हार्मोन प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइडेड टू द प्रोड्यूस डॉटर सेल। तो कौन सी टर्म है जिसमें से सेल डिवाइड करती है डॉटर सेल्स को, तो वो प्रोसेस होती है माइटोसिस। ऑप्शन है माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी फिजन एंड एंडो रीडुप्लीकेशन। तो माइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, तो सेल डिवाइड होती है डॉटर सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग द एंजाइम रिएक्शन। इनमें से कौन सा बायोमोलिक्यूल्स जो है एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन है एंजाइम, हार्मोन्स, रिसेप्टार्स एंड दी ट्रांसपोर्ट। तो एंजाइम्स में अगर आपने पढ़े होंगे तो एंजाइम्स जो है कैटालाइजिंग एजेंट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं। तो आपका यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
दैट इज द एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का प्राइमरी फंक्शंस क्या है? ऑप्शन है देखिए, टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, बी है टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सी है टू प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर द सेल एंड डी है टू रेगुलेट द सेल ग्रोथ एंड द डिवीजन। तो राइबोसोम्स का प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, जो आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स प्रोडक्शन के लिए कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑप्शन है बीटा सेल्स, टी सेल्स, माइक्रोफेजेस, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ जो बी सेल्स और टी सेल्स है वो दोनों की दोनों सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस कवर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट है दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री के। तो देखिए यहाँ के क्वेश्चंस, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक मेथड इन द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो जो हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्रोमेटोग्राफिक मेथड यूज करते हैं उसका पर्पस क्या है? ऑप्शन देखिए, टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, बी है टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट, सी है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी एंड डी है टू कैरेक्टराइज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो हम इसमें क्या करते हैं, मिक्सचर होता है कंपोनेंट का, तो उसको सेपरेट और आइडेंटिफाई करने का रोल होता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड का। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉमनली यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड। तो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेथड हम कॉमनली यूज करते हैं फॉर फार्मास्यूटिकल कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए? ऑप्शन है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, बी है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, सी है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डी है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इनमें से मोस्ट कॉमनली यूज जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यूज करते हैं दैट इज द एनएमआर। एनएमआर यानी होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग डिटेक्टर इन क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम। तो हम क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में जो डिटेक्टर्स यूज करते हैं उनका पर्पस क्या है? ऑप्शन है टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, बी टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, सी है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कंपोनेंट इन द मिक्सचर एंड डी है टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन द मिक्सचर। तो आपको यहाँ देखिए क्वेश्चन में डिटेक्टर का रोल पूछा गया है। डिटेक्टर हम क्यों यूज करते हैं उसी के नाम में है। डिटेक्टर क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर सी में टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज कॉमनली यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए हम कौन सी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं? कॉमन वाली, तो वो आपको यहाँ पूछी गई है। तो देखिए रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी, नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी एंड दी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जो होती है टेक्निक वो हम मोस्टली कॉमनली यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ converting a sample into a format that can be analyzed by the instrument। तो आपको यहाँ एक किसकी डेफिनेशन है ये पूछी गई है, कौन सी? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सैंपल इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी एनालाइज बाय एन इंस्ट्रूमेंट। यानी जो सैंपल को हम फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और उसको इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एनालाइज करते हैं तो उसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? ऑप्शन है सैंपल प्रिपरेशन, सैंपल एक्सट्रैक्शन, सैंपल प्यूरिफिकेशन एंड द सैंपल डेरिवेशन। तो ये डेफिनेशन है हमारी सैंपल प्रिपरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉमनली यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप हम कॉमनली यूज करते हैं? ऑप्शन देखिए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, बी है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, सी है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डी है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो हम कॉमनली यूज करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ कॉलम इन द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में हम जो कॉलम यूज करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? ऑप्शन है टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर,
to identify the component of mixture and to detect the presence of component in the mixture, and last option है to support the stationary phase. तो कॉलम जो होता है वो स्टेशनरी फेज, यानी हम एज अ स्टेशनरी फेज कॉलम यूज करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टू सपोर्ट द स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following type of chromatography is commonly used for the separation of small molecule? जो small molecules होते हैं अगर उनका सेपरेशन करना है तो हम कौन सी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं? ऑप्शन है गैस क्रोमेटोग्राफी, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी एंड द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो हम यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the term for the process of verifying the performance of an analytical instruments? तो परफॉर्मेंस, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट का जो हम परफॉर्मेंस करता है तो उसके लिए वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, तो वो कौन सी होती है? ऑप्शन है कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन एंड दी क्वालिफिकेशन। तो ऑप्शन में देखिए आपको वेरीफाइंग बोला गया है, तो वेरीफाइंग यानी वो प्रोसेस होती है वेरिफिकेशन की, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉमनली यूज फॉर द स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड? अगर स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन करना है तो हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं? ऑप्शन देखिए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो हम यूज करते हैं एनएमआर, दैट इज द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग अ मेथड वैलिडेशन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री? तो हम जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में मेथड वैलिडेशन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? ऑप्शन देखिए, टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द एनालिटिकल मेथड, सेकेंड है टू डिटरमाइन द प्रिसीजन ऑफ एनालिटिकल मेथड, सी है टू इस्टेब्लिश द स्पेसिफिसिटी ऑफ एनालिटिकल मेथड एंड ऑप्शन डी है टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द एनालिटिकल मेथड। तो आपका आंसर है दैट इज, वो क्या करती है, तो इंश्योर करती है रिलायबिलिटी ऑफ द एनालिटिकल मेथड, इसीलिए हम जो है मेथड वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटी? तो कौन सी एनालिटिकल टेक्निक जो है हम फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटी के डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन देखिए, HPLC, GC, MS एंड दी NMR। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी HPLC। HPLC यानी होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो हम ए टेक्निक कॉमनली यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनालाइट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एनालिटिकल मेथड? तो एनालिटिकल मेथड में जो हम मिनिमम अमाउंट एनालाइट जो डिटेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है लिमिट ऑफ डिटेक्शन, LOD। ऑप्शन देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही था, दैट इज द लिमिट ऑफ डिटेक्शन, जिसे LOD शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर इन द एनालिटिकल लेबोरेटरी? तो एनालिटिकल लेबोरेटरी में जो एरर्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द कौन से एरर जो है वो होते हैं एनालिटिकल लेबोरेटरी में? ऑप्शन है सिस्टेमेटिक एरर, बी है रैंडम एरर, सी है ह्यूमन एरर एंड डी है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो मोस्टली जो एरर ऑकर होते हैं वो होते हैं ह्यूमन एरर। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको वहां टिक करना है, दैट इज द ह्यूमन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग अ सिस्टेमिक सुटेबिलिटी टेस्ट, जिसे SST बोला जाता है इन द क्रोमेटोग्राफी? तो क्रोमेटोग्राफी में जो हम SST वाले टेस्ट करते हैं, सिस्टेमिक सुटेबिलिटी टेस्ट, तो उसका पर्पस क्या है? ऑप्शन है टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड, बी है टू डिटरमाइन द प्रिसीजन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड, सी है टू इस्टेब्लिश द स्पेसिफिसिटी ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड एंड डी है टू इंश्योर द सुटेबिलिटी ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं सुटेबिलिटी क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम की। क्या कौन, तो सिस्टेमिक सुटेबिलिटी टेस्ट, यानी सुटेबल है कि नहीं वो इंश्योर करना, चेक करना, दैट इज द पर्पस SST टेस्ट का इन क्रोमेटोग्राफी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल पोटेंसी। अगर हमें फार्मास्यूटिकल पोटेंसी डिटरमाइन करनी है तो इनमें से कौन सी एनालिटिकल टेक्निक हम कॉमनली यूज करते हैं। ऑप्शन देखिए, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड दी टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन जो एनालिटिकल टेक्निक है वो हम कॉमनली यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल पोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ एन एनालाइट यूजिंग द मल्टीपल एनालिटिकल टेक्निक्स। तो क्वेश्चन क्या है, जो हम मल्टीपल एनालिटिकल टेक्निक यूज करके एनालाइट को आइडेंटिफाई करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये आपको यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है कंफर्मेशन, सेकंड है वेरिफिकेशन, थर्ड है वैलिडेशन एंड डी है क्वालिफिकेशन। तो हम वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है, जो हम मल्टीपल एनालिटिकल टेक्निक यूज करके आइडेंटिफाई करते हैं एनालाइट, तो वो प्रोसेस होती है कंफर्मेशन की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द कंफर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज कॉमनली यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए हम कॉमन वाली कौन सी क्रोमेटोग्राफी का टाइप यूज करते हैं। ऑप्शन देखिए, रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी, नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी होती है जो हम यूज करते हैं फॉर कॉमनली यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग कैलिब्रेशन कर्व इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो हम परफॉर्म करते हैं कैलिब्रेशन कर्व, उसका पर्पस क्या है। ऑप्शन देखिए, टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ एनालिटिकल मेथड, बी है टू डिटरमाइन द प्रिसीजन ऑफ एनालिटिकल मेथड, सी है टू इस्टेब्लिश द स्पेसिफिसिटी ऑफ एनालिटिकल मेथड एंड डी है टू जनरेट द कैलिब्रेशन कर्व फॉर द क्वांटिटेशन। तो हमारा जो पर्पस होता है परफॉर्म करने का कैलिब्रेशन कर्व इन एनालिटिकल मेथड, तो पर्पस होता है टू जनरेट द कैलिब्रेशन कर्व फॉर द क्वांटिटेशन के लिए जो है हम कैलिब्रेशन कर्व परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंटेमिनेंट्स। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको कौन सी एनालिटिकल टेक्निक हम यूज करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंटेमिनेंट्स, आपको यहाँ कंटेमिनेंट्स को फोकस करना है। तो देखिए ऑप्शन, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये जो आईसीपीएमएस टेक्निक है वो हम कंटेमिनेंट्स के फार्मास्यूटिकल कंटेमिनेंट्स के डिटर्मिनेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट दैट इज द माइक्रोबायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ क्वेरीज है या फिर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो एग्जाम रिगार्डिंग डालें तो आपका उसको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो देखिए क्वेश्चंस माइक्रोबायोलॉजी के, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टरलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में जो हम स्टरलाइजेशन करते हैं तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। ऑप्शन है, टू रिड्यूस द बायोबर्डन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू एलिमिनेट द ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टरलाइजेशन जो प्रोसेस होती है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसका रोल क्या होता है, वो इलिमिनेट करती है किसी भी तरह के माइक्रोब्स अगर प्रेजेंट है तो उसको स्टराइल यानी किल करना उसका रोल होता है। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ फार्मास्यूटिकल कंटेमिनेशन। जो फार्मास्यूटिकल कंटेमिनेशन होते हैं तो मोस्ट ऑफ द कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए ऑप्शन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड द प्रोटोजोआ। तो बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट ऑफ द इन्हीं के वजह से जो है फार्मास्यूटिकल कंटेमिनेशन होता है। Next question, what is the term for the process by which microorganism develop resistance to antimicrobial agent? यानी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं रेजिस्टेंस एंटी माइक्रोबियल एजेंट के लिए तो उसे टर्म क्या है। ऑप्शन देखिए, एडेप्शन, म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड द रेजिस्टेंस। तो उसे बोला जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी क्या, अगर आप
कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं लेकिन वो आपके बॉडी में वर्क ही नहीं कर रही है, यानी उसका रेजिस्टेंस हो गया, यही ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following type of microbial test is used to detect the presence of specific microorganism? तो specific microorganism अगर present है तो उसके डिटेक्शन के लिए हम माइक्रोबियल टेस्ट करते हैं, तो इनमें से कौन सी टेस्ट है? ऑप्शन देखिए, टोटल एरोबिक माइक्रोबियल काउंट, टोटल ईस्ट एंड मोल्ड काउंट, स्पेसिफिक माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो स्पेसिफिक माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन ये जो टेस्ट है वो हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग असेप्टिक टेक्निक इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग? तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में जो असेप्टिक टेक्निक यूज करते हैं तो उसका प्राइमरी फंक्शंस क्या है? ऑप्शन देखिए, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, टू इलिमिनेट द ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, एंड डी है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो हम असेप्टिक टेक्निक यूज क्यों करते हैं? क्योंकि आपका जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो रहा है उसका जो रिस्क है वो कम होना चाहिए, इसीलिए हम जो है असेप्टिक टेक्निक यूज करते हैं इन दी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दैट इज दी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ वाटरबॉर्न कंटेमिनेशन? तो इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ द वाटरबॉर्न कंटेमिनेशन के लिए जो है वो रिलेटेड है? तो ऑप्शन देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड दी प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की वजह से जो है वाटरबॉर्न कंटेमिनेशन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल और इनएक्टिवेटेड बाय द हीट? तो एक कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल करते हैं या फिर इनएक्टिवेट करते हैं बाय यूजिंग द हीट? तो ऑप्शन देखिए, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, सैनिटाइजेशन एंड पॉस्चराइजेशन। तो स्टरलाइजेशन टर्म है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या फिर इनएक्टिवेट करते हैं हीट की हेल्प की वजह से। उसके बाद में क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट? तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, तो उनका मेन पर्पस क्या है? ऑप्शन देखिए, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, बी है टू इलिमिनेट दी ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, सी है टू प्रिवेंट दी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड डी है टू डिटेक्ट दी प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारा आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू प्रिवेंट दी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्रिजर्वेटिव का रोल क्या होता है? तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने नहीं देते, प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज which of the following type of microorganism is most commonly associated with airborne contamination? तो एयरबॉर्न कंटेमिनेशन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली एसोसिएट होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड दी प्रोटोजोआ। तो फंगी जो है वो मोस्ट ऑफ दी रिस्पॉन्सिबल होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर दी एयरबॉर्न कंटेमिनेशन। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दी एफडीए एग्जाम। तो नॉन टेक्निकल का पोर्शन भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया गया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके नॉन टेक्निकल का चेक करें। एंड थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।